तो क्या है पहले क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक 75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 1.5 मीटर हाई कंटेन्स वाटर अप टू 1.2 मीटर डेप्थ। तो आपके पास एक ओपन सिलिंड्रिकल टैंक है। यहां पर ओपन सिलिंड्रिकल का मतलब यह है कि ऊपर से ओपन है बट बॉटम क्लोज रहेगी, ठीक है। और इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ये आपको डायामीटर दिया हुआ है। एंड 1.5 मीटर हाइट, और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर। कंटेन्स वाटर अप टू 1.2 मीटर डेप्थ। इसमें 1.2 मीटर तक जो है आपका वाटर है, 1.2 मीटर तक वाटर है। तो ऊपर का ये 0.3 मीटर जो है वो खाली है, 0.3 मीटर क्या है, खाली है ना। आगे कह रहा है इफ दिस सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, what is the maximum angular velocity in radians per second that can be attained without spilling any water। यानी कि अगर मैं इस सिलेंडर को इसकी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कराता हूं, रोटेट कराता हूं ओमेगा स्पीड से। ओमेगा से क्या कराता हूं, रोटेट कराता हूं। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन 2g इक्वल टू एच लिए लगेगा क्या, आप वही लगेगा बट आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। तो ये आपके पास सिचुएशन गिवन है, ये आपके पास सिचुएशन गिवन है। ठीक है, ये सिचुएशन। अब यार ये तो आपका कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप घर पर भी करके देख सकते हो कि आपके पास एक घर में कोई खाली जग वगैरह है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, जैसे घर में जग वगैरह होता है, वो जग आप ले लो, उसमें थोड़ा सा खाली, उसे गोल गोल घुमा। तो इसको गोल गोल घुमाने से क्या होता है, आपको मालूम है कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में जाता है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब इस फोर्स की वजह से बाहर तो जाएगा नहीं, तो क्या होता है, ये ऊपर राइज करने लगता है। तो फ्लूइड जब ऊपर राइज करता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर ये इनिशियल लेवल था, तो वाटर जब ऊपर राइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वाटर आएगा कहां से, भाई यहां पर साइड में वाटर ऊपर चढ़ा तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी, यहां पर जगह खाली हो जाएगी। हाँ, लस्सी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो वो सब अपन लोग करते हैं, तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर इसको बोलते हैं पैराबोलाइट। पैराबोला होता है 2D में, पैराबोला होता है 2D में, एंड पैराबोलाइड होता है 3D में। स्पेलिंग देख लेना, पैराबोलाइड की यही होगी क्या, क्या पैराबोलाइड, जैसे स्फीयर एंड स्फेरॉइड। दिलीप भैया काहे परेशान, अभी तो तुमने टेलीग्राम में रायता फैलाया है सबने मिलके, अब यहाँ पे भी वही करना है क्या। पैराबोलाइड, पैराबोलाइड हो जाएगा आपके पास 3D में। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है। ठीक, तो ये आपके पास हो गया। तो याद रखिएगा ये जो पैराबोलाइड कर्व आपके पास मिलता है, ये जो पैराबोलाइड कर्व है, यहां पर अगर मैं किसी भी डिस्टेंस, यहां से सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर
यहां से मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास r है और ये डिस्टेंस अगर आपके पास ये हाइट जो है अगर h है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, h इज इक्वल्स टू होता है आपके पास, बेसिकली आपको रिलेशन मालूम है वी स्क्वायर अपॉन 2g, जो रिलेशन आप पढ़ते आ रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं, और v बराबर होता है r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ये याद रखना बड़ा आसान है, याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। बाकी मैं क्लास के एंड में बात करूंगा ईएसई पोस्टपोन होने ना होने के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना, चिंता मत कीजिए, जब ये सवाल करता है। तो ये एच और आर में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, पहला बात तो आपने ये याद रखना है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि यहां पर हम देखो ये इसको ये इतनी हाइट लेकर चलेंगे, कितनी हाइट लेकर चलेंगे, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, सही है। अब याद रखना जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा, सर्किल। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर, वो होगी आर, ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास आर हो जाएगी। तो यहां का जो एरिया होगा वो आप लिख सकते हो जैसे 2 पाई आर, और एक सेकंड वेट कीजिएगा, ठीक है, जरा सा एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आर है और इसकी जो ये क्या हो गया, और इसकी जो हाइट है वो एच है, और इसकी जो थिकनेस मानकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे डी आर। और ये जो थिकनेस है वो थिकनेस हो जाएगी हमारे पास क्या, डी आर। ये हो गया। तो ये जो एरिया मिला वो कितना मिला, 2 पाई आर डी आर मिला। और इस 2 पाई आर डी आर के लिए, क्योंकि देखो ये पूरा टॉप व्यू में सर्कुलर इस तरीके से दिखेगा ना, अगर आपके पास एक बीकर है उसमें पानी अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो गोल गोल दिखेगा। हरिओम भाई साहब, नो पर्सनल कमेंट, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैं जो तरीका बता रहा हूं इसको ध्यान रखिए, बस समझ जाएंगे 2 मिनट में, बस एक सेकंड और रहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो अब ये वॉल्यूम बनेगा डीवी, तो जो डीवी वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर डी आर इंटू एच, इंटू एच। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये बात समझ में आ गई, ये मैंने स्मॉल वॉल्यूम कैसे लिखा, देखो यहां पर क्या है, हाइट एच है, ये आर डिस्टेंस पर जाकर ये जो स्मॉल थिकनेस हमें दिख रही है, दिस स्मॉल थिकनेस इज डी आर। तो यहां पर जो आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसको आप ऐसा समझो जैसे आपका गिलास होता है ना, गिलास, तो गिलास की थिकनेस क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। जैसे आपके पास एक सिलिंड्रिकल अगर गिलास है तो उस गिलास की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी। आपके पास अगर एक गिलास है तो उस गिलास की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी। तो इसके अंदर जो स्टील लगी है, इसके अंदर जो स्टील लगी है, अगर मैं उस स्टील का वॉल्यूम आपसे पूछूं, केवल स्टील का वॉल्यूम आप पूछूं, तो आप क्या बताओगे कि सर ये रही थिकनेस।
तो इसकी थिकनेस को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है कि जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर, इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम लोग टी, तो एरिया हो गया 2 पाई आर टी और उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो स्मॉल एरिया आ गया ये आ गया 2 पाई आर टी और उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया। समझ गए? अब हमारे पास क्या दिक्कत है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो हाइट है वो वेरिएबल है। हमारे पास जो हाइट है, हाँ बिल्कुल थिन सिलेंडर, तो हमारे पास जो हाइट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो मैंने क्या कर लिया, एक फिक्स्ड हाइट ले ली। तो ये फिक्स्ड हाइट का इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर हो गया। तो मैं इसका वॉल्यूम क्या लिखूंगा, लिखूंगा 2 पाई आर डी आर, टी को डी आर लिख दिया और इंटू एच, ये स्मॉल डीवी आ गया। अब मुझे इसे मैं जरा कुछ बच्चे भूल जाते हैं, क्या है कि एडिटर का काम भी खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे ना। स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, चलिए। तो अब भैया यहाँ पर वार्निंग नहीं दी जाएगी, कोई भी अगर मिसबिहेव करेगा तो सीधे गेट आउट। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बस हो गया। अब पढ़ाई पे वापस आते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, एक तो इतनी मेहनत से लाखों का कंटेंट फ्री में मिल रहा है, उसमें भी आप लोग यार ऐसी हरकतें करोगे। चलो देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है इसमें, आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरी कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको मालूम है एच इज इक्वल्स टू क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन 2g, ये रिलेशन अभी हमने पहले लिखा। तो या तो यहां से आप h की वैल्यू पुट कर दो या r की, तो हमने मान लो h की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो जब मैं यहां पर h की वैल्यू पुट करूंगा तो dv बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, dv बराबर हो जाएगा 2 पाई r क्यूब। ठीक है, या चलो पहले लिख ही दो 2 पाई r डी आर, और h की जगह पर आपने लिख दिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, dv इज इक्वल्स टू, dv इज इक्वल्स टू, एक काम कीजिए, 2 पाई कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, अपॉन 2g कांस्टेंट है, ये सारा तो कांस्टेंट है, और r इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया, आर क्यूब डी आर। और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। कहां तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपके पास 2 पाई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया इनफैक्ट,
तो पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी और आर की पावर 4/4 और 0 से लेकर आर तक। तो ये हो गया पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी और ये रहेगा क्या, आर की पावर 4/4। ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस केवल क्या करना है, मैं एक बार रिजल्ट बना रहा हूं और बस आगे तक के लिए हो जाएगा। हालांकि नहीं भी कराता, डायरेक्ट रिजल्ट बताता था तब भी हो जाता, बट लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सीख ले रहे हैं, काम ही आएगा आगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, v बराबर आप क्या कीजिए, इसको पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हमने यहां रखा और हाफ 1/2g हमने यहां रखा, या छोड़ो, हमें मालूम है कि अगर ये आपके पास इस तरीके से पैराबोलॉइड है, तो यहां से यहां तक अगर ये कैपिटल हाइट, अगर मैं टोटल हाइट अगर मैं कैपिटल एच ले लूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g बराबर एच। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मैंने एक तरफ लिख लिया, फिर क्या बचा, ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ये मिला या नहीं मिला, बताइए। मैंने इस पूरे को ब्रेक कर लिया, पाई यहां से आर स्क्वायर और 4 में से एक 2 यहां ले गया, तो यहां क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, यहां से बचा आर स्क्वायर और अपॉन क्या बचा, 2g। और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या गया, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या है, ये भाई यहां तक का, अगर मैं इसको पूरा सिलेंडर मानकर चलता, ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं इसका पूरा सिलेंडर मानकर चलता, तो वॉल्यूम क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच होता, तो उसका आधा वॉल्यूम है। ये प्रूफ करना इसलिए जरूरी था बिकॉज देखने में लगता नहीं है, देखने में लगता है कि ये अंदर वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा और बाहर का वॉल्यूम कम होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, जितना वॉल्यूम ऊपर जाता है उतना ही क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। समझ गए। आप ये भी कह सकते हो कि जितना राइज होता है उतना ही फॉल होता है, जितना राइज होता है उतना ही क्या होता है, फॉल होता है। ठीक। तो अगर मैं ये कहूं कि सपोज करो अगर ये इनिशियल लेवल था, अगर ये इनिशियल लेवल था और यहां से वाटर ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास कि ये जो वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम का क्या हो गया, हाफ आ गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट आपने जो यहां पर ये याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि जब कभी भी, इसलिए जितना ये यहां से राइज करेगा, अगर ये राइज वाई कर रहा है तो नीचे भी कितना जाएगा, वाई ही जाएगा। जितना राइज करे, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में था क्या, वाटर यहां पर था, तो अगर स्पिल ना करे तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 0.3 ऊपर जाएगा, केवल यहां तक पहुंच जाए तो पानी बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, पानी जो है वो बाहर नहीं गिरेगा अगर यहां तक जाता है। तो इसका मतलब अगर ये 0.3 ऊपर जाता है तो 0.3 ही कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो यानी कि ये जो टोटल जगह हो जाएगी, टोटल यहां पर ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 0.3 ऊपर गया तो 0.3 नीचे, स्पेस खाली बन जाएगा, स्पेस खाली बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0.6 हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम राइज इक्वल्स टू फॉल, बिल्कुल कह सकते हैं, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया।
ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना इस प्रॉब्लम में। अब आप क्या करेंगे, अब हम लगा दिए 0.6 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको मालूम चल गया 0.6, रेडियस आपको मालूम है, जी आपको मालूम है, ओमेगा आ जाएगा। फटाफट आंसर निकाल दीजिए। आ गया आंसर? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसके भी आप लोग आज चर्चे थे टेलीग्राम में, तो ये 2 बार एक्चुअल में पूछा गया है। ये 2 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। एक बार डेरिवेशन पूछा है और अगली बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा है, तो शायद दोबारा पूछ ले। ठीक है, तो आंसर सबको मालूम है इसका बी। ठीक, लेकिन ये आता कैसे इसको भी फटाफट कर लेते हैं, पूरा एक रिवीजन आपका हो जाएगा इससे मेटा सेंटर का। तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इज ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एस। एस एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। दिस फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एल। तो जो फ्लूइड की ग्रेविटी है वो एस एल है। What is the maximum length of the cylinder if equilibrium is to be stable with the cylinder axis vertical? ठीक है भाई, तो ये आपके पास एक ये सिलेंडर है और इसका कुछ पार्ट फ्लूइड के अंदर है और कुछ पार्ट फ्लूइड के ऊपर है। तो ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, ये क्योंकि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो उसका आप किससे, अभी क्वेश्चन आएगा पूरा। हाँ, क्वेश्चन से ही करना है, फॉर्मूले से ही करना है, फॉर्मूला डायरेक्टली आपने याद रखना है। ठीक है, बट ये फॉर्मूले से आपको काफी और क्वेश्चंस भी आते हैं, केवल ये क्वेश्चन नहीं है। इस फॉर्मूले में जो मैं चीजें बताऊंगा मतलब उस पर और भी अदर क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए हम लोग कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास है। तो जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको एस एल दे रखी है और सिलेंडर का आपको क्या दे रखी है, एस एस दे रखी है। अब आपको क्या करना होता है इसके लिए, जो जीएम होता है, जीएम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीएम आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जीएम क्या होता है, बीएम माइनस बीजी। ठीक है, जीएम क्या होता है आपके पास, बीएम माइनस बीजी। इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, बीएम शुड बी ग्रेटर होना चाहिए बीजी। अब ये बी क्या है, तो सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी। जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का, और एम क्या है, मेटा सेंटर। तो आपको यहां पर बी एम और बी जी चाहिए, तो सबसे पहले तो बी जी कैलकुलेट करेंगे, ये आपके लिए आसान है। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको समझा देता हूं इसी के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितना पोर्शन इसका फ्लूइड के अंदर है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहीं पर सोल्यूशन में समझ लो आप, बहुत इजी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का जो स्पेसिफिक जो सीजी होगा वो कहां पर होगा आपके पास, h/2 पर होगा।
तो बॉटम से h/2 ले लो या टॉप से h/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये h/2 हो गया आपके पास, दिस पोर्शन इज h/2, इसकी हाइट हो गई। अब b क्या होता है, तो ये होता है सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये डिस्प्लेस्ड क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, इस पूरे का वेट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट, दोनों के वेट को आप क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अगर ये वाटर होता तो मैं सीधे सीधे क्या कर देता, इसकी हाइट को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देता, तो अभी आंसर आ जाता है हमारा। तो यहां पर ध्यान दो, जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, तो एरिया इंटू हाइट से आपको वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम में डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, गामा डब्ल्यू इंटू एस एस, उससे मल्टीप्लाई कर दिया वेट, ये क्या आ गया, पूरे ऑब्जेक्ट का वेट आ गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो इसका वेट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होना चाहिए, वो कितना है, वो इतना है, ठीक है। तो ये x मान लिया आप लोगों ने, हाँ, डूबे हुए पार्ट का सेंटर आपका सेंटर ऑफ बायोन्सी हो जाएगा। तो ये x हो गया, x को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला वॉल्यूम आ गया। तो ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी, तो गामा डब्ल्यू इंटू एस एल, क्योंकि हमें वाटर नहीं दिया, कोई और लिक्विड दिया हुआ है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एस एल। यहां से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, तो हमें ये मालूम चल गया कि इसका कितना पार्ट जो है वो पानी के अंदर है। तो इसका पानी के अंदर पार्ट x है, तो इसका जो सीजी होगा फ्लूइड का वो कहां पर होगा, यहां से x/2 पर होगा, तो ये x/2 आ गया। तो bg कितना आ गया, b और g के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई bg, तो ये हो गई h/2 माइनस x/2, h/2 माइनस x/2, ये bg आ गई h/2 माइनस x/2। अब आपने x की वैल्यू उठा के यहां पे रख दी, आपने क्या कर दिया, x की ये वैल्यू उठाकर यहां पे रख दी, तो आपके पास एक ये रिलेशन आ गया। ये कई सारे फॉर्मूले हैं जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर ये जो लिक्विड है अगर वो वाटर होता तो ये सीधे सीधे क्या बन जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि x इज इक्वल्स टू एस इंटू एच, कि h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर s है, इसको अगर मैं पानी के अंदर डुबोता हूं तो इसका कितना पार्ट पानी के अंदर रहेगा, तो x बराबर होगा एस एच, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया जब वाटर ना होकर कोई दूसरा फ्लूइड है तो, ठीक है। तो h इंटू एस एस बराबर x इंटू एस एल, ये आप कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये आपका बीजी का डायरेक्टली बन गया, ये डिस्टेंस। अब आपको निकालना है मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर के लिए bm बराबर क्या होता है, ये होता है I अपॉन बी बार, ये क्या होता है I अपॉन बी बार। I क्या होता है, तो प्लान में जो एरिया आपको दिखता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सबमर्ज्ड वॉल्यूम, अपॉन क्या, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है, सबमर्ज्ड, आपको बताया था इसको ऐसा बनाकर क्यों काटते थे, ताकि सबमर्ज्ड वॉल्यूम देता है। तो ऊपर से देखने पर सिलेंडर कैसा दिखेगा, सर्किल, तो सर्किल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, π/64 d की पावर 4, ये आ गया, अपॉन v बार क्या हो जाएगा, तो π/4 d स्क्वायर इंटू एक्स, ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम क्या आएगा, ये वाला वॉल्यूम क्या आएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। तो ये आपका हो गया π/4 d स्क्वायर इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या निकाली, एस एस एच अपॉन एस एल, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आपके पास vm आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ बायोन्सी से मेटा सेंटर तक की हाइट। अब अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो ग्रेटर देन का साइन होगा, न्यूट्रल होता तो जीरो हो जाता, अनस्टेबल होता तो नेगेटिव हो जाता। तो bm शुड बी मोर देन bg, यार bm तुम्हें पता है, bg तुम्हें पता है, हमने कर दिया, ठीक है। इस s से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको लेफ्ट हो ले जाएंगे, तो h स्क्वायर शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। तो h के लिए आप अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड में, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो इस अकेले क्वेश्चन से ही समझ लो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, एक क्वेश्चन से आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब ये जो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर देखिए आगे आपका एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, उसको कर लेते हैं।
जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन कर डालिए आप, ये डायरेक्टली पूछा हुआ है इसी फॉर्मूले पर। आदित्य पांडे पंडित जी, क्या बात, पांडे भी हैं और पंडित भी हैं आदित्य जी। हाँ भैया बिल्कुल तैयारी करो, तैयारी खराब थोड़ी ना जाएगी। ठीक नंबर है, ठीक नंबर है। वो फाइनली वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन दोबारा आया है उसी फॉर्मूले पर। केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आना है। तो a solid cylinder of height h, diameter d and of relative density s floats in neutral equilibrium। तो इक्वालिटी हो जाएगी तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगा। वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एच टू डी इफ एस इज इक्वल्स टू 0.6। तो फॉर्मूला हमने बनाया था अभी, ठीक है। एच अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, एस एल अपॉन अंडर रूट में 8 एस एस इंटू एस एल माइनस एस। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.721। तो यह देखो वहां पर मेहनत की तो वो मेहनत कहीं ना कहीं आगे कामयाब हो जाती है, ठीक है। अब वहां इतना टाइम लगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। मुझे ये पता नहीं है गुड्डू जी का डायलॉग कुछ उसमें वो कौन सा था, भाभी जी घर पर है, उसमें इस तरह के डायलॉग आते थे ना, वो कुछ ऐसे ही लग रहा है ये। चलो खैर हो गया सवाल, वापिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ लीजिए सवाल। सर मेंस के लिए किस बुक से क्वेश्चन करने चाहिए? आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर करो, ईएससी और एसएससी जेई। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर मेंस के और ईएससी के करो, और आईएएस मास्टर का सोल्यूशन ले लेना। और बाकी चाहो तो हमारा पेड बैच चल ही रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हो। चाहो तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 1000 रुपये फीस है एसएससी जेई के लिए। ठीक है चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशंस 4 मीटर बाई 3 मीटर बाई 2 मीटर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर। ठीक है, एक टैंक आपके पास है, एक हमारे पास टैंक है, ठीक। और इस टैंक में जो है वो कोई फ्लूइड है जो एक सर्टेन हाइट तक भरा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। एक जरा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं अभी बात करता हूँ।
हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ ओके ओके, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, ठीक है परफेक्ट। ना ओके, अब आ रही है आवाज ना, ठीक है, अब आ रही होगी, अभी ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक, ठीक वेरी गुड, ठीक है चलिए। तो मैं बोला था कि मैं इन क्वेश्चंस को करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो, वर्टिकल एक्सेलरेशन हो, किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन हो, आप क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे, आप क्वेश्चन जो है वो इजिली कर पाएंगे, ठीक है चलिए। तो हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे, वेरी गुड। तो सवाल आपने पढ़ लिया, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 3 मीटर बाई 2 मीटर का टैंक है, कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर। तो इसकी हाइट जरूर 2 मीटर है, बट इसमें जो वाटर है वो 1.6 मीटर तक की है। वाटर जो है वो 1.6 मीटर तक की है, ठीक है, वाटर की हाइट कम है। इट इज देन एक्सेलरेटेड अलोंग द लॉन्गर साइड, अलोंग द लॉन्गर साइड, यानी कि अगर मैं इसका 2D व्यू बनाऊं तो 2D व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये 4 मीटर है, तो हमने जो इसे एक्सेलरेशन दिया है वो इस डायरेक्शन में दिया है 4 के अलोंग, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ था इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, लेकिन इसमें जो फ्लूइड फिल्ड है जो भरा गया है वो 1.6 मीटर तक फिल्ड है। ये कहां तक है? 1.6 मीटर तक है। तो ये जो टोटल हाइट जो ऊपर की है वो 0.4 मीटर तक फ्लूइड नहीं है, ठीक है। अब तो ठीक है ना सर, अब कुछ क्या हुआ? चलो मैं सर शशांक पता नहीं क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, देखो चलो, ये हो गया भाई। अब ध्यान दो आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल विदाउट स्पिलिंग द वाटर, बिना पानी के बाहर गिरे कितना आप एक्सेलरेशन दे सकते हो। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसको, वेसल को जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, जब ये आगे की ओर जाएगा, क्वेश्चन ही आगे की ओर जा रहा है इसमें तो, ठीक है। तो जब ये फ्लूइड आगे की ओर इस तरीके से क्या करेगा, फ्लो करेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाए, नहीं तो यहां पर गड़बड़ करेगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं हम लोग, ये हो गया। तो आपको मालूम है कि इनर्शिया फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है? इनर्शिया फोर्स। अच्छा कोई बात नहीं। तो इनर्शिया फोर्स की वजह से, इनर्शिया कह लो या स्यूडो फोर्स बोल दो, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं ये पीछे की ओर जाने लगते हैं। तो आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद होगा, याद है स्यूडो फोर्स? तो स्यूडो फोर्स में क्या होता था कि स्यूडो फोर्स की हेल्प से हम लोग डायनामिक प्रॉब्लम को, डायनामिक प्रॉब्लम को हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे? स्टैटिक प्रॉब्लम में। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिलीप मुझे लगता है आजकल तुम्हारा फोकस कम बन रहा है चीजों पे ना आप वर्तमान क्षण में नहीं है बालक। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और अगर इस पर एक्सिलरेशन इधर है, तो इधर एक्सिलरेशन होने का मतलब क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर इस पर इधर एक्सिलरेशन है तो इसका मतलब इस पर एम ए फोर्स लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है? नेट फोर्स एम ए राइट साइड को लग रहा है, तभी तो एम ए अपॉन एम से इस पर क्या होगा? नेट एक्सिलरेशन इधर होगा। तो अगर मुझे इसे रोकना है तो इस पर क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड में एम ए फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा? एम ए फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद आदित्य जी। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? एम ए फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो जिस तरीके से होता है कि आप बस में जा रहे हो और बस में अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर गिरते हैं, और जब बस अचानक से आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए, चलने लगे, तो हम कहां गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप किसी बस में खड़े हैं और वो बस अचानक से आगे चलने लगे तो आप कहां गिरते हो, पीछे की ओर, इनर्शिया पीछे की ओर लगता है। तो उसी तरीके से ये जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं, इन पर भी जो इनर्शिया लगता है वो कहां लगता है, पीछे की ओर लगता है। तो जो टेंडेंसी हमारी होती है वही टेंडेंसी इनकी होती है। तो यहां पर क्या होने लगेगा कि फ्लूइड इधर ऊपर जाने लगेगा, लेकिन भाई जब फ्लूइड इधर जाएगा तो वो फ्लूइड आएगा कहां से, ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब बेसिकली यहां के जो फ्लूइड पार्टिकल थे वही यहां पर जाएंगे, यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल थे यही पार्टिकल क्या होंगे, यहां से यहां जाएंगे। ले जाए ना, अबे जाते क्यों ना भैया, चले जाओ। ये समझ गए। तो क्या होगा, यहां से जगह खाली रहेगी और ये फ्लूइड इधर, तो आपको इस तरीके से मिलने लगेगा। ठीक है, पीछे क्यों, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये इसकी इनिशियल लेवल था, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने थीटा एंगल मान लिया। यहां पर ये एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा। अब सिंपल सी बात है, जितना फ्लूइड यहां पर था वही फ्लूइड तो यहां गया होगा, जो फ्लूइड यहां पर था वही फ्लूइड तो यहां पर गया होगा, तो जितना इधर राइज क्या होगा उतना ही इधर फॉल करेगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वाटर बाहर ना गिरे इसके लिए अगर उधर 0.4 गया है तो ये भी कितना होगा, 0.4 होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना, जितना वॉल्यूम यहां से हटा उतना ही वॉल्यूम यहां गया है। ठीक है, और यहां पर तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसको मैं थोड़ा सा और सही से बना देता हूं। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये टोटल 4 मीटर है, अगर ये टोटल 4 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। कितना हो गया, 2 मीटर। तो ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया थीटा, और ये हाइट हो गई 0.4 मीटर। ठीक है, अभी मैं आपको, टैंक सर्कुलर कहां है, क्यूबॉइड है, टैंक इज नॉट सर्कुलर, इट इज क्यूबॉइड। 4 मीटर बाई 3 मीटर बाई 2 मीटर का टैंक दिया है ना, 4 गुना 3 गुना 2 का टैंक दिया है। ठीक है, 4 गुना 3 गुना 2 का टैंक दिया है। ठीक है, चलो, तो क्यूबॉइड है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं पूरी थ्योरी आपको अभी इसकी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, और एक लास्ट में एक फंडा दे दूंगा आपको, उस फंडे को आपको आप लगाओगे, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको समझो। फ्लूइड इन अ एक्सिलरेटिंग और मूविंग कंटेनर behave like a rigid body, behave like a rigid body। याद रखिएगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो भी स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो अगर आपका जो फ्लूइड है, अगर वो किसी एक्सिलरेटिंग या मूविंग कंटेनर में है तो वो एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि रिजिड बॉडी की खासियत क्या होती है, अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी, तो क्या होता है, एक्सिलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम
as that of the object itself, as that of the object itself. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर ये कोई रिजिड बॉडी है और अगर ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट का, इसके पहिए का एक्सेलरेशन, इसके स्टीयरिंग का एक्सेलरेशन, किसी भी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना माना जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाएगा। रेफरेंस फ्रेम आपका ग्राउंड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट का, तो उसी तरीके से अगर ये टैंक है और इस टैंक के अंदर अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, अगर इसके अंदर कोई फ्लूइड फील्ड है, तो अगर ये पूरा का पूरा टैंक अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका हर एक पार्टिकल कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा। इसलिए इसमें और इसमें कोई भी क्या है, फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अब उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये आपका, लेकिन है तो फ्लूइड, वेव रिजिड बॉडी की तरह आप मान सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इनिशियली जब इस पर फोर्स लगेगा हर पार्टिकल पर पीछे की ओर, तो यहां वाले पार्टिकल तो नीचे, तो एक स्लोप आपका बनेगा और स्लोप बनने के बाद में ये आप इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल शेप। इस फाइनल शेप को आप फिक्स्ड मान लोगे। वीटो देखो, मानने में और एक्चुअल में होने में बड़ा फर्क है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको एज्यूम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। अगर यही कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, याद रखिएगा ये केस तब होगा जब एक्सेलरेशन, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो इसकी सरफेस क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो जो शिप है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कोई सरफेस राइज या कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर ओपन कंटेनर नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी कंटेनर को मैं बंद कर दूं और पूरा भर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आप समझो, अगर ये मैं इसको पूरा बंद कर दूं और इसको मैं अगर पूरा भर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पानी की बोतल है, पूरी भर कर रख दो, आप ले जाओ, एक्सेलरेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अभी हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, पूरे फ्लूइड का इक्विलिब्रियम समझ लो या उसके एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम समझ लो, एक बात है। तो ये क्या है, जो इंक्लाइन पोजीशन है ये फाइनल इक्विलिब्रियम वाली शेप है, जैसा सॉइल में भी होता है। सॉइल में भी क्या होता है, वो नेचुरली एक स्लोप बना लेती है। तो यहां पर ये फ्लूइड का एक नेचुरल स्लोप आ गया। अब इस समय ये इक्विलिब्रियम में, यानी कि जो कुछ भी होना होगा वो इनिशियल टाइम में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब ये एक्सेलरेशन हमारे पास आया तो जो कुछ भी होना है वो इनिशियल टाइम में हो जाएगा और ये एक फाइनल शेप बन जाएगी। नाउ दिस फाइनल शेप इज फिक्स्ड। अब इस फाइनल शेप में आके अब ये रिजिड हो गया। अब इस फाइनल शेप में आके क्या हो गया? रिजिड हो गया। इनिशियली रिजिड नहीं था, बट ये फाइनल शेप में आके क्या बन गया? अब ये रिजिड हो गया। अब उस एक्सेलरेशन से हम चलते रहेंगे। अगर हम उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते रहेंगे तो यही शेप रहेगी, ना वाटर लेवल घटेगा ना वाटर लेवल बाहर जाएगा, ना वाटर लेवल बाहर जाएगा। समझ गए? ये शेप फिक्स हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो बाउंड्री पर जो पार्टिकल होंगे, यानी कि यहां पर जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये कहां पर है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ना ये नीचे जा रहे हैं ना ऊपर आ रहे हैं। अब इनका इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा, तो उसके लिए मैंने एक पार्टिकल ले लिया। अब इस पार्टिकल पर आपको मालूम है, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है और अगर ये mg लग रहा है, तो अलोंग द प्लेन इसका जो कंपोनेंट आता है वो कितना आता है? mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इसे क्या करना चाहेगा? नीचे लाना चाहेगा। आप गाड़ी रुक जाए, गाड़ी रुकते ही आप क्या देखोगे? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा इसे कहां लेना जा रहा है? नीचे। अच्छा, इस पर जो ma फोर्स लग रहा है वो कहां लगता है? हॉरिजॉन्टल। वो कहां लगेगा? हॉरिजॉन्टल पीछे की ओर, बिकॉज एक्सेलरेशन आगे की ओर हॉरिजॉन्टल है, तो ये कहां लगेगा? पीछे की ओर ma लगेगा। अब इस ma का, इसके दो कंपोनेंट होंगे अगेन। एक कंपोनेंट कहां होगा? ये वाला। देखो, अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या है? पैरेलल है और ये इसको कट कर रही है। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। तो इस ma का एक कंपोनेंट कहां होगा? अलोंग द प्लेन ऊपर की ओर होगा और एक कंपोनेंट आपका कहां हो जाएगा? नीचे की ओर।
ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ ये कंपोनेंट होगा एक। तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा आपके पास एम ए साइन थीटा, और प्लेन पर ऊपर की ओर क्या होगा एम ए कॉस थीटा। तो यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं अलोंग दी प्लेन, नीचे की ओर एम जी साइन थीटा जो इस पार्टिकल को नीचे लाना चाह रहा है, और ये एम ए कॉस थीटा जो इसको ऊपर लेकर जाना चाह रहा है। और इस समय पार्ट ये क्या है इक्विलिब्रियम में। अगर आपने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, अगर आपने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब ये पार्टिकल ऊपर की ओर चलेंगे और फिर से एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेंगे। फिर से क्या करेंगे, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे, इस थीटा के थ्रू। अभी आप देखेंगे थीटा बढ़ जाएगा, अभी आप देखेंगे थीटा बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ने की वजह से, थीटा बढ़ने की वजह से ये वाला फोर्स घट जाएगा और ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो दोनों बैलेंस कर लेंगे बिकॉज थीटा वेरिएबल है। यहां पर याद रखिएगा थीटा इज नॉट फिक्स्ड। थीटा मैंने पहले आपको बता दिया, थीटा क्या किस पर डिपेंड करेगा, इस पर और इस पर। तो ये हाइट जितनी होगी थीटा उतना ज्यादा होता जाएगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ाया ये हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ने से थीटा बढ़ गया। आपको मालूम है थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, कॉस थीटा कम होता है और साइन थीटा बढ़ता है। तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी और ये फिर से रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगेगा, फिर से रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगेगा ना। फिलहाल तो ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम में, फिलहाल तो ये क्या है इक्विलिब्रियम में। तो अभी क्या होगा, एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। तो यहां से टेन थीटा आ गया ए अपॉन जी। ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो आप पता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं एक्सेलरेशन इधर है और जी इधर है, या चलो एक्सेलरेशन को हमने क्या मान लिया, इधर मान लिया, ठीक है। और आपके पास ये एंगल थीटा हो गया, तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टेन थीटा बराबर जी अपॉन ए हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है, एक्सेलरेशन का पड़ता है। तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, समझ रहे हैं, तो वही है, एक्स वेलोसिटी से डर नहीं लगता साहब, कितनी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फोर्स जो लगता है वो एक्सेलरेशन की वजह से लगता है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेलोसिटी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन का फर्क पड़ता है। तो यहां से आपके पास टेन थीटा आ गया ए अपॉन जी। अब तो यार क्या, अब तो कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो हाइट कितनी थी 0.4 और ये कितना था 2, क्योंकि यही तो हमने ट्रायंगल बनाया था। तो ये 0.4 था और ये 2 था। तो आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो जी आपको मालूम है, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझ लीजिएगा, अगर वो इसमें आप किसी भी पॉइंट पर आपसे प्रेशर पूछे, तमराज मैंने बोला 1000 किलोमीटर चले, 2000 चले, चाहे स्पीड ऑफ लाइट से चले, इट डजेंट मैटर, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन है तभी फर्क पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो तो सिंपल सा, एफ इजिकल्स टू क्या है, एम ए। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। आप खुद सोचो ना, आप एक बस में जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप एक ट्रेन में बैठे हो, आप एक बस में या एक ट्रेन में बैठे हो। अब ये बस 200 की स्पीड पे चले चाहे 100 की स्पीड पे चले, जब तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है आपको कोई झटका लगता है नहीं। आपको झटका कब लगता है, जब ये बस सडनली चल पड़ती है या सडनली रुक जाती है। इसी तरह से जब हम लोग प्लेन में जाते हैं, जब हम लोग प्लेन में जाते हैं तो केवल लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर क्या होता है, आपको जर्क लगता है, ऊपर जाकर तो पता ही नहीं चलता कि जो प्लेन है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है वहां जाकर ऊपर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
आप सोचो, और मैं बल्कि आपको और बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं, आप कभी नेक्स्ट टाइम जब ट्रेन में सफर करो, ठीक है, तो आप क्या करना, एक गिलास में, आधा गिलास में पानी भर के रख लेना, और आप देखना उस पानी को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। लेकिन जब सडनली चलेगी तो आप देखना तब उसका पानी जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, पानी डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी यही बन जाओ, फिर अपना आराम से फ्लाइट से कहीं आओगे जाओगे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, तो ये वाला फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसी में, हाँ, सेम मेट्रो में, मेट्रो चलते ही मेट्रो आप आराम से खड़े रहो, आपको कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे मेट्रो रुकेगी चलेगी, आपको अगेन क्या करो, कुछ सहारा ढूंढना पड़ेगा, अचानक से गिरेंगे। चलिए, तो इनडायरेक्टली वीटो बता रहे कि सर मैं भी फ्लाइट से गया हूं। यही बनने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो खैर, अब यहां पर ध्यान दो, मैं इसी में आपको कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूं। अब याद रखना, अब ये फ्लूइड जो है इसको आप स्टैटिक मानोगे। हम मध्य मार्ग जा सकते हो भैया, आप तो तुम्हारी क्लास है, कहीं पर भी चलाओ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फ्लूइड पार्टिकल क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो यू कैन एज्यूम इट एज स्टैटिक। अब इसको हमने क्या बना दिया, स्टैटिक कंडीशन बना दिया। इस फ्लूइड को हमने क्या बना दिया, अब स्टैटिक बना दिया। ठीक है, यहां पर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। नाउ दिस फ्लूइड विल बिहेव लाइक स्टैटिक फ्लूइड। पहले फ्लाइट का ऐसा होता था, जैसे दिल्ली में जब मैं था कॉलेज में, तो मैं देखता था मेट्रो में भाई साहब लोग ना बैग पर से, जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं अंदर चले जाएंगे ना, उसके भी एक हफ्ते बाद तक बैग से वो टैग नहीं हटता था एयरलाइंस का। तो वो टैग जो है ना, वो शो ऑफ होता था कि देखो हम भाई साहब फ्लाइट से आ रहे हैं। तो वो टैग लगा पड़ा है, जब तक वो अपने मेट्रो में है, वो ऑटो में है, वो बस में, वो कहीं पर ही वो टैग नहीं हटेगा बैग पर से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब क्या मान लेंगे, आप इस फ्लूइड को स्टेशनरी मानेंगे। क्या मानेंगे? स्टेशनरी मानेंगे। जब आप इस फ्लूइड को स्टेशनरी मानोगे, जब आप इस फ्लूइड को स्टेशनरी मानोगे, तो अब क्या है, हर पॉइंट पर हाइट अलग अलग है। हर पॉइंट पर हाइट क्या है, अब अलग अलग है। तो किसी भी जगह पर अगर मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है, अगर ये ए है और अगर ये हाइट जो है वो एच है, तो ए पर जो प्रेशर होगा वो रो जी एच ए होगा, ए पर हाइट। मान लीजिए अगर यहीं पर ये पॉइंट कोई बी है, तो बी पर जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच बी, रो जी एच बी। समझ गए? अब ये आपके लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि अगर आपके पास थीटा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम थोड़ा सा और हाई लेवल का सवाल बनाना चाहें, ठीक है, तो अब आप ये बताओ, अगर आपको एंगल मालूम चल गया तो क्या आप ये हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पर? आप यहां पर, आप किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको ये थीटा मालूम है, तो आप किसी भी पॉइंट पर टोटल हाइट एज्यूम कर सकते हो। जैसे ये हाइट यहां पर कितनी है, 1.6, ये 0.4 है, तो टोटल कितनी होगी, 2। लेकिन मैं अगर यहां पर फाइंड आउट करना चाहूंगा तो ये y हो गया। तो मुझे यहां से अगर ये x डिस्टेंस मालूम है कि कितनी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मुझे y आ जाएगा, y में 1.6 ऐड करूंगा तो ये टोटल हाइट आ जाएगी, और टोटल हाइट आ जाएगी तो यहां का प्रेशर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, ये हम कर सकते हैं। अब ये तो होगी बात हॉरिजॉन्टल की, ये तो होगी बात हॉरिजॉन्टल की। अभी इस सवाल का एक पार्ट और बचा हुआ है, उसे भी करेंगे, बट लगे हाथों में इसका वर्टिकल वाला पार्ट और निपटा दो। मैं वर्टिकल वाला पार्ट और निपटा दूं, वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ये मैंने मैकेनिक्स में पढ़ाया हुआ वर्टिकल एक्सेलरेशन, कि जैसे आप जब लिफ्ट में जाते हैं, आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो जब मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो आपका वेट जो लग रहा है वो mg कहां लग रहा है, नीचे की ओर, और आप पर जो सीरो फोर्स लगेगा ma, वो भी नीचे की ओर लगेगा। तो आपका जो इफेक्टिव वेट होगा, आपका इफेक्टिव वेट हो जाएगा mg प्लस ma।
क्योंकि वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस एम ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग एम टाइम्स जी प्लस ए, एम टाइम्स जी प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं एम इंटू जी इफेक्टिव। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होता है कंटेनर का, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जी इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए क्या होता है, आपको सीढ़ियों पर चढ़ना डिफिकल्ट लगता है, उतरना आसान लगता है। वहीं अगर उल्टा होता, वहीं अगर उल्टा होता कि अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ना होकर नीचे की ओर होता, तो क्या हो जाता, अब ये सीडो फोर्स कहां लगता आपका, ऊपर की ओर। तो नेट वेट कितना होता है, एम जी माइनस एम ए। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। और ये हाइट जो है वो एच है। तो अभी यहां पर प्रेशर क्या लगता, प्रेशर बराबर होता आपके पास रो जी एच। लेकिन सपोज करो यही कंटेनर अगर ऊपर की ओर ए एक्सिलरेशन से जाता, तो अभी प्रेशर क्या होता, अब प्रेशर बराबर हो जाता रो जी इफेक्टिव इंटू एच। और जी इफेक्टिव कितना लेंगे, तो P बराबर होगा रो, और ये हो जाएगा G प्लस ए, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, और इंटू एच। बस इतना आपने कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। P बराबर रो इंटू जी प्लस ए। तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो अब जो होगा प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब याद रखना अगेन हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि पूरे के पूरे कंटेनर का एक्सेलरेशन ये, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होगा इसके अंदर ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपका एग्जांपल दिया, बिल्कुल इस तरह से। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नीचे की ओर जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यहां जी माइनस ए कर दीजिएगा। तो जीरो प्रेशर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी इज इक्वल टू ए। अगर जी बराबर ए हो जाए यानी कि फ्री फॉल हो जाए तो प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सोचो अगर दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाए, अगर दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाए, मिक्स करने का मतलब है कि जो कंटेनर है वो इस तरीके से जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है। जो कंटेनर है आपका वो कहां पर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर यहां पर कुछ एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन का एक पार्ट ऊपर की ओर होगा और एक पार्ट हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेलरेशन एक साथ है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक इस तरह का कंटेनर है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है ए एक्स, और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है ए जेड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना, इस वाले से आपको ये पूरा हॉरिजॉन्टल वाले से आपको ये इंक्लाइन सरफेस मिल जाएगी कि फाइनल पोजीशन क्या है। ये आपके पास फाइनल पोजीशन आ गई। इस फाइनल पोजीशन से आप किसी भी पॉइंट पर जो हाइट है वो हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। ये हाइट आ गई h। तो ये h किसकी हेल्प से निकलेगी, ax से निकलेगा थीटा, और थीटा से आएगा h। h आ गया। फिर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, रो इंटू जी प्लस ए जेड, या प्लस माइनस जैसा भी केस होगा, प्लस करना होगा प्लस करेंगे, माइनस करना होगा माइनस करेंगे, और इंटू एच। तो ये एच डिपेंड करेगा ए एक्स पर, और जो प्रेशर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा ए जेड पर। दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये अल्टीमेट लेवल पर आ गया। चलिए अब इसका हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अभी तक जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि वाटर ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, वाटर क्या नहीं करना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे
कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल विदाउट स्पिलिंग द वाटर, ये तो हो गया। अब कह रहा है इफ दिस एक्सेलरेशन इज देन इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, थैंक यू चंद्रशेखर रॉय जी। यार इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम ऑफलाइन कमेंट में लिखा करो, आप लोग वहां नहीं लिखते। ठीक है, इफ दिस एक्सेलरेशन इज देन इंक्रीज बाय 10%, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी स्पिल ऑफ। भाई इस एक्सेलरेशन पर तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर मैंने इससे ज्यादा एक्सेलरेशन लगा दिया तो पानी तो पीछे की ओर जाएगा, बट टैंक की मैक्सिमम हाइट 2 मीटर ही है, तो क्या होगा, वाटर पीछे की ओर गिरेगा। वाटर गिरेगा तो कितना गिरेगा, कितना गिरेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को 10% बढ़ाया, तो एक्सेलरेशन 10% बढ़ाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन 10% बढ़ाने से क्या होगा कि अब जो ये हाइट जो 0.4 मीटर थी, ये हाइट चेंज हो जाएगी। अरे सब इतनी बड़ी चीजें नहीं है, सब ये 11th-12th की फिजिक्स है। ठीक है, ये ये सब 11th-12th की फिजिक्स है, कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या था, ये वहां पर था h/2। ये कितना था, h/2। h क्या था, राइज, और 2 क्या था, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लूइड मान लो पहले यहां तक भरा हुआ था, तो पहले वाली कंडीशन में ये क्या था, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो ये 2 मीटर था। अब मान लीजिए अगर सपोज करो इसकी हाइट थोड़ी और ऊंची होती, अगर इसकी हाइट थोड़ी सी और ज्यादा होती तो क्या होता, अगर मैं फर्दर एक्सेलरेशन देता तो यहां से जो वाटर होता वही तो यहां पर जाता, तो हमेशा जो रोटेशन मिलेगा, जो हमेशा जो मुझे रोटेशन मिलेगा वो इसी लाइन के अबाउट मिलेगा, इस तरह से। एक टाइम आएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर का खाली रहेगा, तो हमेशा इस पॉइंट के अबाउट मिलेगा, तो इसलिए केवल ये वाली हाइट चेंज होगी, दिस h विल चेंज बट दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, ये 2 मीटर ही रहेगा। समझ गए बात को, क्योंकि जो इधर का फ्लूइड है वही यहां पर जाना है, तो जिधर इतना कम होगा उतना ही इधर बढ़ेगा। तो मान लीजिए इनिशियल लेवल था, तो ये ऊपर का वाटर क्या है, बाहर गिर जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/2, और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास a/g, a/g। तो स्टार्टिंग में हमारा जो h था वो कितना था, 0.4 था, वो कितना था, 0.4 था। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं एक्सेलरेशन को, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अगर मैं एक्सेलरेशन को 10% बढ़ाता हूं, अगर ये वैल्यू 10% बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी तो 10% बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, चलो अब बहुत हो गया है ना, फिर मैं बार बार उधर वो हो जाएगा, ध्यान जाएगा। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो, थैंक यू ऑल। ठीक है, बट ये बातें आप ऑफलाइन कमेंट में लिखोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इधर फोकस करते हैं। चलो देखो बेटा, एक्सेलरेशन को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा, तो एक्सेलरेशन 10% बढ़ेगा तो आपका ये टेन थीटा 10% बढ़ेगा, और टेन थीटा 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा। बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, आप बताओ, बोलिए, बढ़ जाएगा 10%। तो इनिशियली टेन थीटा की वैल्यू जो थी, अगर तो मैं नया थीटा मान लो, इसको मैं टेन थीटा डैश लिखता हूं, तो टेन थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाला टेन थीटा, पहले वाला टेन थीटा और उसका 10% बढ़ा दो 1.1 से। ठीक है, 10% बढ़ाना मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो भाई अगर इसमें मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी। और टेन थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, h/2 बराबर, अब टेन थीटा कितना था, 0.4/2 था, और इंटू 1.1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h कितना आ गया, 0.44। तो अब जो हाइट बढ़ेगी, अब जो हाइट बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, 0.44, 0.44।
चलिए, तो 0.44। अब याद रखना ये कैसे आया, इक्विलिब्रियम से आया। तो अगर ये 0.44 बचा यहां पर, तो ये नीचे कितना बचा होगा, क्योंकि टोटल तो कितना है, 2 है ना, टोटल तो कितना है, 2 है। याद रखिएगा ना, जितना स्पिल हो गया उतना स्पिल हो गया, हर समय स्पिल थोड़ी ना होता रहेगा, जितना बाहर गिरना उतना बाहर गिर गया। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो ये हमने कहां पर डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये 0.44 है तो नीचे कितना बचेगा, 2 में से माइनस कर दो, ये बचेगा 1.56। ये कितना बचेगा, 1.56। ठीक है, 1.56। अब मुझे बताओ इस समय टैंक में पानी कितना है। हमारे देखो 16 खिलाड़ी मैदान छोड़ के भाग गए 16 खिलाड़ी मैदान छोड़ के भाग गए, थोड़ा सा ज्यादा हाई हो गया आज। चलो, तो कितना कितना बचा टैंक में पानी, तो वो होगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है, बॉटम का जो एरिया है वो है आपके पास 4 × 3, 4 × 3। नहीं समझे भाई, ये जो लेंथ थी ये 4 है, इसकी जो अंदर की ओर चौड़ाई है वो 3 है, और ऊंचाई 2 थी ना। तो वॉल्यूम इन टैंक, टैंक में इस समय जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 4 × 3 × 1.56। 1.56 क्यों है बच्चे, क्योंकि याद रखना जितना पानी इधर कम हुआ है, याद रखना जितना वाटर इधर कम हुआ है उतना वाटर यहां पर अवेलेबल है। जितना वाटर यहां पर कम हुआ है, यही वाटर कहां गया है, यहां पहुंचा है, यही वाटर यहां पहुंचा है। समझ गए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इतना वॉल्यूम निकाल दूंगा, इतना वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, टैंक में अभी जो पानी है वो आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 × 1.56, इतना अभी है, इतना अभी है। और इनिशियली कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियल वॉल्यूम था 4 × 3 × कितना, 1.60, क्योंकि पहले 1.6 की हाइट तक था। एक मिनट देखते हैं, अभी शैलेंद्र है ना, अभी देखता हूं मैं आपका डाउट क्या है। ठीक है, तो टैंक में बचा कितना, इतना, और इनिशियली था कितना, इतना, 4 × 3 × 1.6। तो कितना बाहर चला गया, कितना बाहर चला गया, जितना था और जितना है उनका डिफरेंस। तो वॉल्यूम आउट या वॉल्यूम स्पिल कितना कर गया, इनिशियल माइनस फाइनल। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, फाइनल लिख देता हूं, टैंक की जगह इनिशियल और फाइनल बोल देता हूं। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, तो इनिशियल माइनस फाइनल में क्या हो जाएगा, 4 × 3 तो कॉमन आ जाएगा, 1.6 माइनस 1.56। यह आप सॉल्व कर लो, यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है। अब देखते हैं सैलेन जी का क्या डाउट है। बेटा रादर देन ये लिखने के ना कि सर मेरा डाउट देख लो, उस डाउट को दोबारा लिख दिया करो, क्योंकि फिर मुझे ऊपर तक जाना पड़ता है लाइव चैट में। सर एक टाइम आएगा जब राइट साइड का पोर्शन पूरा खाली हो जाएगा, अगर उसके बाद भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या जो बेस है 4 मीटर का उससे भी कम होगा क्या, एंड हाइट और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। उस केस में आपके पास नया इक्विलिब्रियम इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा कि अभी ऐसा है तो फिर आपका ये इस तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर इस तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इंक्लाइन प्लेन आपका ये इस तरह इधर शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, बाकी मैथमेटिकली करके देख लेना। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओ, एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओ तब, अगर एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तब।
भाई जब हम लोग रोटेट कराते हैं तब भी तो बीच का बेस में से जगह खाली हो जाती है ना। तो जब हम लोग रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, रोटेशन वाला जो है वो इसी का 3D केस है, इसी का 3D केस है हर डायरेक्शन में। देखो अभी टैंक में क्या था, केवल एक्स इधर था एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम इसी को एंगुलर वेलोसिटी देते हैं तो इसमें इधर भी तो फिर 360 डिग्री एक्सेलरेशन होता है, इधर भी एक्सेलरेशन, इधर भी एक्सेलरेशन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ एक्सेलरेशन होता है। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से फ्लूइड ऊपर चढ़ने लगता है और बीच में से जगह खाली हो जाती है। तो अगर ये इस वाले केस में जगह खाली हो सकती है क्योंकि क्या है, बाहर की ओर एक्सेलरेशन है। अब बस इतना है कि इसमें जो बाहर की ओर एक्सेलरेशन है वो हर डायरेक्शन में है, और इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो केवल बाहर की ओर तो है लेकिन केवल एक डायरेक्शन में है। तो बात तो वही है। So the velocity of water at the outer edge of a 60 centimeter diameter whirlpool अब नहीं ऐड आता इसका whirlpool का, where the water level is horizontal is 2.5 meter per second. The velocity of water at a level where the diameter of the whirlpool is 15 centimeter is. Okay, तो 60 सेंटीमीटर डायमीटर है, छोड़ो मैं केवल प्रोजेक्शन बना दे रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन बना दे रहा हूं। तो ये डायामीटर कितना है आपके पास, 60 सेंटीमीटर शायद कुछ दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। Where the water level is horizontal is 2.5 meter per second. Okay. The velocity of water at a level where the diameter of the whirlpool is 50. हाँ ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अब इसमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये क्या है, फ्री वोर्टेक्स है। ये क्या है आपके पास, फ्री वोर्टेक्स है, ठीक है। वर्लपुल मतलब फ्री वोर्टेक्स, ठीक है, फ्री वोर्टेक्स। अब ध्यान दीजिएगा फ्री वोर्टेक्स में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। अब याद रखिए न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है किसी भी सिस्टम पर, तो विच इंप्लाइज डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो मतलब जो मोमेंट है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम एम बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि m1v1 बराबर होता है m2v2। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, सो m1v1 बराबर m2v2 होगा। बिल्कुल सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में फ्री वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स यानी कि जैसा आपने लिखा है क्या, इरोटेशनल मोशन, इरोटेशनल मोशन। तो फ्री मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अपने आप घूम रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो जीरो होगा, और टॉर्क बराबर होता है dl बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहने वाला है, तो अगर ये जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, l बराबर कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये आप जानते हैं एम बी आर, तो एम बी आर बराबर कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ्लूइड पार्टिकल को लेंगे, तो फ्लूइड पार्टिकल का मास कांस्टेंट माना जा सकता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, m1v1r1 बराबर m2v2 r2। अब मास तो कांस्टेंट है तो हम क्या लिख लेंगे, v1r1 बराबर v2r2। मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है। तो v1r1 बराबर v2r2 लगा दीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो जो आपका जो आउटर एज है, आउटर एज पर यानी कि 60 सेंटीमीटर डायामीटर है ना, हाँ डायमीटर, ठीक है।
तो डायमीटर को आप रेडियस ले लो, हाफ कर दो 30, है ना। तो यहां पर कितना 2.5, तो 2.5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू V2। सॉल्व कर लीजिए, 10 आ गया होगा आंसर, 10 हो गया। ठीक है भाई, तो फ्री वोर्टेक्स के लिए सीधे V1। तो यहां से आपको दो चीजें और मिली, इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा कि फ्री वोर्टेक्स में क्योंकि V1R1 बराबर V2R2 विच इंप्लाइज V इंटू आर बराबर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जबकि फोर्स्ड वोर्टेक्स में क्या होता है, फोर्स्ड वोर्टेक्स में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और हम लोग लिखते हैं V बराबर आर ओमेगा। तो यहां क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। ठीक है, ठीक है। इररोटेशनैलिटी सर इसकी डेविएट नहीं होगी, मतलब मैं ये पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूं आपका। बेटा ये मत देखो कि 5-6 क्वेश्चन हो गए या 4 क्वेश्चन हुए, ये देखो ना उन क्वेश्चन से थ्योरी। एक तरह से आज का लेक्चर क्या है आपका, क्वेश्चन तो क्यूआरपी का, ये तो पूरा थ्योरी पढ़ा दी ना आपको। अब क्वेश्चन कराने को मैं तो फटाफट बता देता। ठीक है, मैंने क्या, आपने थ्योरी कवर किया ना जितनी ज्यादा, ये तो चैप्टर आपने पढ़ लिया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। रिपुंजय मिश्रा जी ओनली, हाँ केवल पढ़ाने के लिए होता है। हाँ अगर ये फ्री वोर्टेक्स है, आप वो टॉर्नेडो वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, वो टॉर्नेडो का क्वेश्चन वो अलग है, टॉर्नेडो का क्वेश्चन अलग है, ये टॉर्नेडो नहीं है। चलो मुझे जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था ना वो सेंड कर दीजिएगा, जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा तो मैं समझ पाऊंगा, है ना। A rectangular pontoon has a width of 6 meter, a length of 12 meter and a draught of 1.5 meter, fresh water density 1000 kg per meter cube. Its draught in sea water having density of 1025 kg per meter cube. तो ड्रॉट मतलब कितना पार्ट पानी के अंदर है, कितना पार्ट पानी के अंदर है वही ड्रॉट होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में क्या होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट जो, ठीक है वो क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा उसको, है बल्कि आगे। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट जो होगा वो सेम होगा, उसका जो वेट होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पॉन्टून हैज अ विड्थ ऑफ 6 मीटर, अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड अ ड्रॉट ऑफ 1.5 मीटर इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, डेंसिटी 1000 हो गई और मल्टीप्लाई कर देगा जी। तो यहां से इतना, इतने वेट का वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके खुद के वेट के बराबर हो जाएगा। और जब इसको आप क्या करेंगे, सी वाटर में ले जाएंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, ये रहेगा 6 इंटू 12, ये तो सेम रहेगा, इंटू ड्रॉट मान लो एच, इंटू जी, और इंटू क्या 1025, और यहां से आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर प्रवीण सर की क्लास में पहुंचिए आप।
और बाकी आपका जो क्वेश्चन है प्रज्ञा वीटो, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें भी क्या लिखा है, इरोटेशनैलिटी इज नॉट डेविएटेड। इरोटेशनैलिटी डेविएट नहीं होती है, मतलब चेंज नहीं होती है ना। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ सेंड कर दीजिए मुझे।